नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों की कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। आप siyaset.p देख रहे हैं। सिस्टम कोलैप्स कर गया है, निज़ाम मुंह के बल गिर गया है, निज़ाम किरची किरची हो गया है। कौन सा निज़ाम, कौन सा सिस्टम नाज़रीन, कौन सा सिस्टम, कौन सा निज़ाम, ये पहले इस सवाल का जवाब नाज़रीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल कौन सा सिस्टम, कौन सा निज़ाम कोलैप्स हुआ है, उसके बारे में क्या एनालिसिस और तज्जिए हो रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब ये कह रहे हैं कि 3 तारीख को वो रवला कोर्ट जाएंगे और रवला कोर्ट का मुहासरा तोड़ेंगे। सेनेटर मुश्ताक साहब को सुन लें। पाकिस्तान के झंडों के साथ, कश्मीर के झंडों के साथ और अमन के सफेद झंडों के साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर, पानी, खुराक, दूध, अद्वियात लेकर हम कश्मीर की तरफ जाएंगे, मुहासरे को तोड़ेंगे और कश्मीरियों तक ये इमदाद जो है वो पहुंचाएंगे। यानी हमें रोका ना जाए, हम हर सूरत में जाएंगे, हम हर सूरत में पहुंचेंगे, हम मुहासरा को तोड़ेंगे, हम कश्मीरियों तक अमन, सुलह और यकजहती का ये पैगाम पहुंचाएंगे। तो मैं एक बार फिर तमाम लोगों से कहता हूं कि वो पीर के दिन 3 अगस्त को सुबह 10 बजे F10 मरकज इस्लामाबाद पहुंच जाए। साबिक एम्बेसडर मलिहा लोधी साहबा ने भी बाकायदा से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल सेनेटर साहब, एक बड़े जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत का आप मुजाहिरा कर रहे हैं। तो ये बाकायदा से उनकी जानिब से भी ट्वीट आया। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है। मीर वाइज उमर फारूक साहब ने नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से पैगाम भेजा है। उन्होंने बाकायदा से जो श्रीनगर की मस्जिद है वहां पर जुमा पढ़ाते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई दोनों फरीकैन बैठें और अवामी एक्शन कमेटी भी इस बात को कंसिडर करे कि जनाब किस तरीके से इस सूरत हाल को हम नेगोशिएशंस की तरफ या बातचीत की तरफ या हाल की तरफ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा जोर दिया कि जो मुहाजिरीन मकबूजा कश्मीर का, कि उनके हवाले से भी कोई फ्रेमवर्क या कोई लाहे अमल बनाया जाए, कोई तरतीब उनके हवाले से भी दी जाए। तो नाज़रीन आवाज़ें मकबूजा कश्मीर से भी आ रही हैं कि भाई पॉलिटिकल सोल्यूशन, नेगोशिएशंस, डिस्कशन, रिकॉन्सिलिएशन, बैठकर कोई ना कोई कश्मीर की सूरत हाल का हल निकालें। अल्लाह करे नाज़रीन, हम दुआ को भी हैं, फैसिलिटेट भी करेंगे, एडवोकेट भी करेंगे कि कश्मीर की सूरत हाल का नाज़रीन कोई ना कोई हल निकले। बहरहाल इस्लामाबाद के अंदर कल एक मैसिव बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है। अब नाज़रीन पहले आते हैं जी सिस्टम की तरफ कि निजाम फेल हो गया है, सिस्टम कोलैप्स कर गया है। सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बातचीत हो रही है। पहले ये बात समझे कि ये वही सिस्टम है नाज़रीन जिसने मुझे और आपको हमारी जवानियां निकल गया है। ये वही निजाम और सिस्टम है नाज़रीन जो कि 70-78 सालों तक जब इस सिस्टम के ऊपर हम सवाल उठाते रहे, सिस्टम की बेहतरी के बारे में बातचीत करते रहे, मुकदमात, केसेस, मार धाड़, घसीटना, पता नहीं क्या ना क्या पाकिस्तान के अंदर होता रहा। कमर दिलशाद साहब ये कहते हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के कि तुर्की वाला सिस्टम पाकिस्तान के अंदर आएगा, यानी एक नया सिस्टम जो कि तुर्की के अंदर मौजूद है। ये कमर दिलशाद साहब को सुन लें। हमारी जो खबरें मिल रही हैं, जो हमारा अंदर तजिया पैदा हो रहा है, ये पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं तुर्की के स्टाइल पर। तो तुर्की में इस वक्त 36 सूबे हैं और इसके बाद उनको 11 जोन में तरह अपना मुल्क जो है, और वहां प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पावरफुल है, ऑल इन ऑल प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलामती पोस्ट है। तो हमारे यहाँ भी ये सुनने में आ रहा है जैसे इनका प्लान बन रहा है, ये मुमकिन है कि ये तुर्की के स्टाइल पर पाकिस्तान को सूबों में तकसीम कर दें। शहजाद इकबाल साहब जियो न्यूज के प्रोमिनेंट नाज़रीन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर तजिया दे एनालिसिस दिए हैं। यानी ये सवाल ये हो रही है कि क्या सिस्टम फेल हुआ है, या सिस्टम को सिस्टम कभी बनने ही नहीं दिया गया, या सिस्टम को सिस्टम के तौर पर एक्ट ही नहीं करने दिया गया। तो जो कोलैप्स हुआ है वो असल में कोलैप्स क्या हुआ है? वो कोलैप्स नाज़रीन एक ऐसा सिस्टम जो कि चलना चाहिए था, उस सिस्टम को खुद ब खुद नहीं चलने दिया गया। शहजाद इकबाल साहब को सुन लें। इसलिए सवाल यह है कि मोहसिन नकवी ने इस वक्त ये बात क्यों की? क्या वाकई मुल्क का जो मौजूदा सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है, या वो हुकूमत की नाकामी का मलबा सिस्टम की नाकामी पर डाल रहे हैं? मोहसिन नकवी ये भी कह रहे हैं कि एक शख्स ने सब कुछ प्लेट में रखकर दे दिया है, वो कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता और इसी निजाम में रहते हुए मसाइल को हल करने की बात करते हैं। जिससे यह वाज़ेह है कि मोहसिन नकवी ने जो बात की है उसमें मुकम्मल निजाम की तब्दीली नहीं, बल्कि सिर्फ सूबों के इख्तियारात से मुतल्लिक बात है। पहले कहा गया कि अगर मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। फिर कहा गया कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो मुल्क में ना इस्तेकाम आएगा और ना मुल्क तरक्की कर सकेगा। फिर अदलिया को मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट करार दिया गया और इसीलिए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई। और अब यह याद आ रहा है कि मुल्क का तो पूरा सिस्टम ही बैठ चुका है और इस सिस्टम में रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। अब नाज़रीन मैं आपको डिटेल्ड में एनालिसिस सुनवाऊंगा। ये एनालिसिस सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नजम सेठी साहब की नाज़रीन मुख्तलिफ एनालिसिस हैं, मुख्तलिफ चंक्स में मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन असद तूर साहब ये फरमा रहे कि जो नून लीग के आज लोग, जो पटवार खाना सारा खड़ा हो गया है और अंजुमन पटवार खाना खड़ा होकर ये कह रही है कि मोहसिन नकवी कौन है, जी मोहसिन नकवी किधरों गल कर सकता है जी, मोहसिन नकवी कौन है, मोहसिन नकवी नहीं गल कर सकता। इसी मोहसिन नकवी को
پھولوں کی ناظرین سیج سجا کر باقاعدہ سے استقبال کرتے ہوئے ناظرین تالیوں کی گونج میں ڈھول کی تھاپ کے اوپر لا کر ناظرین اسی پٹوار خانے کے جو کرتا دھرتا ہے ناظرین انہیں اسی پٹوار خانے نے اپنے کاندھوں کے اوپر چڑیاں یہاں سے نیچے کر کے محسن نقوی صاحب کو اٹھا کر ناظرین باقاعدہ اسمبلی کے اندر لے کر گئے تھے. یہ بھی سن لیں آپ کہ کہاں میاں نواز شریف صاحب ایک آرمی چیف سے اپنے دفتر میں بٹھا کے استعفیٰ لیتے تھے. شہباز شریف کی اوقات ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب کو بلا کے کہے کہ آپ نے پبلکلی پوری حکومت کو امبیرس کر دیا, ذلیل کر دیا, ادھر استعفیٰ دیں گھر دیں. اوقات ہے شہباز شریف صاحب کی پیچھے چوں چوں چمونے ناچ رہے ہیں, بتائیں نا. اور بھائی فارم 47 کی لاسٹک کی شلوار پہنی ہوگی تو یہی ذلت ہوگی, یہی جوتیاں لگیں گی. تو اس حکومت کو تو امیڈیٹلی گھر جانا چاہیے. یعنی کہ آج بھی یہ حکومت ہم پر بوجھ ہے, ہمارے بھوکی ننگی غریب عوام کے ٹیکسوں پہ یہ بوجھ ہے یہ حکومت. بیرسٹر منیر فاروق صاحب بیرسٹر منیر فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اہداف لمبے ہیں, پلان بھی لمبا ہے, 28ویں کیا بہت اور ترامیم میں بھی آئیں گی, تمہارے پاس آپشنز ختم ہو چکے ہیں, یہ ایک لمبا پلان ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ موجود ہے, لہذا روزانہ کی بنیاد پر ہر دن آپ کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے. بیرسٹر منیر فاروق صاحب کو سنیں. تو جو نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے اور نظام نے اپنی نظریں بھی بڑی دور رکھی ہوئی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. اگر آپ یاد کریں میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ بھائی 26ویں ترمیم کیا, 27ویں, 28ویں, 29ویں, جیسے جیسے ضرورت ہے یہ ترامیم کی جائیں گی اور اپنے اہداف کو حاصل کیا جائے گا. پہلا ہدف 26ویں ترمیم تھا, پھر 27ویں ترمیم ہوئی اور اس کے اندر جو پھر آپ دیکھیں نا اداروں کے اندر تبدیلیاں ہوں گی. بڑے بڑے ادارے, پاکستان کے بڑے بڑے ادارے, ان کا سٹرکچر, ان کی کمپوزیشن, اس کے اندر نئی چیزیں شامل ہوں گی, نئے معاملات, عہدے شامل ہو گئے, ایک سپر سٹرکچر عدالتی نظام میں کھڑا ہو گیا. اسی طرح دفاعی اعتبار سے بھی مختلف چیزیں ہو گئیں, جو ایک نیا عہدہ کریٹ ہوا چیف آف ڈیفنس فورسز کا. یہ باتیں چھوٹی تو نہیں ہیں, یہ سب کچھ ترامیم اور پھر قانون میں ترامیم, آئین میں ترامیم, اس کے نتیجے میں ہوا. تو یہ باتیں ان کی بڑی اہمیت ہے, بڑا کچھ ہے. تو بھائی اگر وہاں پر یہ ترامیم شروع ہو گئیں, یہ سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا, تو آپ کا کیا خیال ہے اور جگہوں پر نہیں ہوگا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی جرت کی ہے, انہوں نے کہا کہ جناب محسن نقوی جو بات چیت کر رہا ہے کہ جی یہ کاکروچز ہیں اور کاکروچ ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں, ہم نے کاکروچز کو سنبھالا ہوا ہے. رانا صاحب کاکروچز کو اگر آپ نے سنبھالا ہوتا یا کاکروچز کا آپ لوگوں کو خیال ہوتا تو آپ 2024 کا پورا مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہ پڑنے دیتے. اس دن کاکروچ نکلے تھے اور کاکروچ نے نظام کو, سسٹم کو بچانے کے لیے اصل میں ووٹ ایکسرسائز کیا تھا, ووٹ ڈالا تھا, پرچی کے اوپر ٹھپا لگایا تھا تاکہ یہ نظام, یہ سسٹم کسی طرح سے بچ جائے. رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیں. اس نظام کو آپ اس طرح سے یہ کہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ 12 گھنٹے کام کرنے کی بجائے وہ 18 گھنٹے کام کرے تو پھر بھی جو ہے وہ اگلے 10 سال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور بھائی وزیر اعظم پہلے ہی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس سے فرق پڑا ہے. یہ ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے, اس ملک نے پوری دنیا میں عزت حاصل کی ہے. یہ ملک جسے پوری دنیا میں کبھی ایک ایسے ملک کے طور پہ جانا جاتا تھا کہ جی یہ ملک جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے یا دہشت گرد, یا وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گرد جنم لیتے ہیں, آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. آج ناظرین یہ ایسے سارے ہاتھ مار رہے ہیں, ایسے ہاتھ مار رہے ہیں کہ بھائی پورے کا پورا سسٹم جا رہا ہے, پورے کا پورا نظام کرچی ہو گیا, پورے کا پورا نظام دھواں بن گیا ہے. یہ ناظرین نجم سیٹھی صاحب کو سنیں کہ جناب یہ سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کریں گے. یہ سیٹھی صاحب کو سنیں. اتنی بڑی کڑی ہے یہ کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. سیٹ صاحب یہ فرینڈلی فائر ہے, کوئی الٹی گنتی نہیں ہونی, ان کی الٹی گنتی ہونے والی ہے اگر ایسے چلتے رہے نا. یہ آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ پرووکیشن ہے. ایک ایریا جہاں اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس وقت, دس از فیننگ دا فلیمز آف دیٹ. تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ جس موڈ میں ہے وہ ان کو نہیں معاف کرے گی. سیٹھی صاحب ناظرین یہ بھی فرما رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ لوگ کیسے ریزسٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگ 28ویں ترمیم کو کیسے ریزسٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں, کیسے آپ 28ویں ترمیم کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی سنیں. ہم 28ویں ترمیم لانے جا رہے ہیں. اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کریں تو پھر جو ہم سجیسٹن آپ کو کر رہے ہیں جلدی سے وہ آپ مان لینا ہماری بات. سیکیورٹی ریکوائرز کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو NFC ایوارڈ جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو فرام انٹو سم لینڈز جو کہ وہ
बेचना चाहते हैं, दे वांट टू डेवलप एग्रीकल्चरल लैंड, वो सिंध में पानी पंजाब में कहीं जाएगा वो, तो उसके ऊपर इश्यूज बने हुए हैं ना पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी एग्री नहीं कर रही और जाहिर है दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टेंशन। अब 1 साल हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट चुप करके बैठी है, इधर से प्रेशर, जरदारी साहब बात नहीं मानते। तो अब मेरा ख्याल है मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि हम ये करेंगे। ये भी सुने नाज़रीन के बाकायदे से कहा गया है कि जनाब आप कौमी हुकूमत के फार्मूले के ऊपर बातचीत हो रही है, तो ये कौमी हुकूमत वाला जो फार्मूला है ये भी नजम सेठी साहब कहेंगे नहीं, कोई कौमी हुकूमत नहीं होगी, डिवाइड किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा, मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मजीद प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, मजीद सूबे बनाए जाएंगे और उन सूबों को ऑपरेट किया जाएगा, उन सूबों को चलाया जाएगा। ये भी सुने। कौमी हुकूमत एक डिजास्टर होगी और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ऑलरेडी सब ने अपनी उंगलियां डाली हुई हैं इस अरेंजमेंट के अंदर, अब आप और उंगलियां डलवाना चाहते हैं इस अरेंजमेंट के अंदर, छोड़ो यार। एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। सो इसलिए नो सच थिंग। अच्छा, बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड, लोकल गवर्नमेंट, डिवोल्यूशन और मोर मनी फॉर द सिक्योरिटी सर्विसेज। आखिर में नाज़रीन, साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया। आरिफ अलवी साहब ट्वीट में लिखते हैं कि सिस्टम फेल हुआ नहीं है, सिस्टम को फेल करवाया गया है। सिस्टम फेल हो जाता है जब लोग वोट डालने के लिए जाएं और वो पूरे का पूरा मैंडेट छीन लिया जाए, जब वोट कास्ट करने के लिए जाएं और उन्हें वोट कास्ट करने के बाद उनकी मर्जी का, उनकी अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म ना आए बल्कि चुनतखब वज़ीर आज़म आए। जब तक ये चुनतखब प्राइम मिनिस्टर्स आते रहेंगे ये सिस्टम आगे नहीं चलेगा। ये निज़ाम कोलैप्स इसी वजह से कर रहा है कि बंदे चुनतखब होते हैं, बंदे मुंतखब बुनियादी तौर पर नहीं होते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने नाज़रीन एक बाकायदा से अनाउंसमेंट किया। उनका ये कहना है कि एक इमदादी काफिला लेकर वो रावलाकोट की तरफ जाएंगे, जिसमें मेडिसिन होंगी, जिसमें एम्बुलेंसेज होंगी, जिसमें तमाम तर मेडिकल इक्विपमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर वो 3 तारीख को नाज़रीन रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में जाएंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।